आई एम गोइंग टू टेक योर इनऑर्गेनिक पोर्शन। अब इनऑर्गेनिक पोर्शन का जो हम यहां पे स्टार्टिंग चैप्टर लेंगे वो है बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन, दैट्स Fe इन FeEDTA। यानी ये कॉम्प्लेक्स साल्ट आपके पास गिवन है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट आपको गिवन है। इस कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है आयरन, और इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहां पे निकालना होगा। अब बात है बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं कैसे निकाल सकता हूं, उसके लिए आप लोग यहां पे नजर रख सकते हो बेटा। सी हियर, किसी भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो हमारे पास है जनरल वे में, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए लिखते हैं बेटा MLX। दिस इज जनरल वे टू रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स, MLX प्लस माइनस N। जहां पे M होता है, M को हम नाम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या नाम बोलते हैं बेटा? M इज इक्वल टू सेंट्रल मेटल आयन। L स्टैंड्स फॉर लिगेंड, और X की जहां तक बात है बेटा, इसको हम नाम बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। अब देखिए बेटा, आराम से देखो। पहली बात हमने जिसको डिस्कस करना है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन जब भी आती है वो हम डिफाइन करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के लिए। पहली बात आप लोग याद रखोगे। और डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन। यानी नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन इज सिंपली नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए डिफाइन किया जाता है? सेंट्रल मेटल आयन के लिए। पहली बात जो आपको याद रखनी है। नंबर 2, आपका जो लिगेंड है, लिगेंड का रोल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करना। और ये डोनेट किसको कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन को। अब बेटा ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है, उसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज डेंटिसिटी। दैट इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी। नाउ बेटा, यही डेंटिसिटी और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल आयन एंड डेंटिसिटी इज डिफाइंड फॉर द लिगेंड। अब इनके बीच की जो रिलेशन है वो होती है नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ रिलेटेड। आप लोगों को यहां पे बोर्ड पे आप यहां पे देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दैट्स इक्वल टू डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड। अब देखिए बेटा, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा तो उसके लिए मुझे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड का होना जरूरी है। अब ये डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड में कैसे निकालूं बेटा? आपको यहां पे पहले पता होना चाहिए जो लिगेंड मेरे पास है उसकी डेंटिसिटी कितनी है। आप यहां पे चेक कर सकते हो बेटा। अगर मेरे पास EDTA है, EDTA ये है मेरे पास EDTA -4, ये आपका लिगेंड है। अब बेटा इस EDTA को जब मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप लोग देख सकते हो इट इज CH2 हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, N सिंगल बॉन्ड N है कि नहीं बेटा? अमाइन NH2 होता, लेकिन बेटा यहां पे मुझे रिप्रेजेंट करना है, टेट्रा एसीटेट को बनाना है, CH2COO नेगेटिव। यहां पे भी CH2COO नेगेटिव आएगा, यहां पे सिमिलरली CH2COO नेगेटिव, यहां पे भी CH2COO नेगेटिव। बेटा आप लोग यहां पे देख सकते हो, यहां पे जब आप इस चीज को देख रहे हो, ये है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट के अंदर जब आप देख रहे हो तो यहां पे ये वाला डोनर साइट है, यहां पे भी डोनर साइट है, 1 2 3 4, दैट मींस 4 ऑक्सीजन यहां पे डोनर का काम कर रहे हैं, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन यहां पे डोनर का काम कर रहे हैं। 4 + 2 दैट्स इक्वल टू 6। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर EDTA -4 के अंदर 6 डोनर साइट्स अवेलेबल है एंड इट कैन डोनेट, EDTA जो है इट कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो इसका मतलब हुआ इसकी डेंटिसिटी किसके बराबर है? 6। और अगर इसकी डेंटिसिटी 6 है, 6 × 1 करेंगे, क्योंकि बेटा EDTA जो है वो एक बार इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसीलिए आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर नजर लिख के है बेटा, आप लोग यहां पे देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन जो दिख रहा है इन FeEDTA दैट इज गिवन हियर, दैट इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने यहां पे पूरी तरह से देखा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeEDTA। अब बेटा मैंने यहां पे जनरल वे में आपको समझा के दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसका रिलेशन क्या होता है डेंटिसिटी के साथ। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने के लिए पहले मुझे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड का होना जरूरी है। और डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड यहां पे मैंने आपको मेंशन किया, ये आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट है, ये यहां से भी डोनेट, यहां से भी, और 4 ऑक्सीजन
एटम्स यहां पे डोनेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी डेंसिटी इज इक्वल 6 है। अब बेटा यहां पे आप लोग नजर रख सकते हो क्वेश्चन। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पे नजर आ रहा है, दैट इज लाइक दिस, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ठीक है बेटा, वर्नर्स थ्योरी को डिफाइन करना है। वर्नर्स थ्योरी समझा क्या जा रही है? वर्नर जो है, ही इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप लोगों को पता होना चाहिए, ही हैज गॉट नोबेल प्राइज रिलेटेड टू हिज वर्क, जो उसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर यहां पे आपके सामने रखा था। ठीक है बेटा, अब आप यहां पे देखिए बेटा, जिसको आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं, उसको वर्नर के जमाने में कॉम्प्लेक्स साल्ट के नाम से जाना जाता था। कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट ही आजकल के डेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। ठीक है बेटा, और वर्नर साहब ने जब ये काम किया था, उस वक्त अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था, इसीलिए उस वक्त जो टर्मिनोलॉजी उसने यूज की थी वो आजकल के डेट से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बेटा समझाने के लिए मैं आपको यहां पे कुछ और समझाने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैंने यहां पे ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कॉम्प्लेक्स लिया CONH3 6। ये कॉम्प्लेक्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, Cl3 बाहर, जो काउंटर आयन का काम कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कोबाल्ट यहां पे है, ये कोबाल्ट, ये यहां पे कौन सा रोल अदा कर रहा है? ये यहां पे दो रोल्स करता है, दो काम यहां पे कर रहा है। 2 रोल्स इट प्लेज हियर। 1, इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द NH3, जो लिगेंड का काम कर रहा है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो हमारे पास है, वहां पे सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं। तो ये जो लिगेंड आपके सामने है, इसका रोल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देना इस सेंट्रल मेटल आयन को। तो पहला रोल यहां पे जो सेंट्रल मेटल आयन का है, वो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करना फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस कोबाल्ट को देख रहा हूं, जो सेंट्रल मेटल आयन का रोल यहां पे अदा कर रहा है, उसके ऊपर +3 का यूनिट चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको आप बोल रहे हो। अपने इस +3 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको कुछ काउंटर आयंस की जरूरत पड़ती है, जो यहां पे क्लोरीन काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लोराइड आयंस यहां पे काम कर रहे हैं। तो मुझे बोलिए बेटा, इससे यहां पे इनके साथ जो रिश्ता जोड़ा वो हो गया थ्रू द लिंकेज, जिसको हम नाम बोलते हैं आजकल के डेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको बोला जाता है, जहां पे एक डोनर का काम कर रहा है और दूसरा एक्सेप्टर का काम कर रहा है एट द सेम टाइम। बेटा यहां पे कोबाल्ट +3 में है, अपने इस +3 चार्ज को ओवरकम करने के लिए ये यहां पे 3 क्लोराइड्स के साथ इंटरेक्शन में आएगा। लेकिन जो इंटरेक्शन वहां पे होगी, आप बेटा बोल सकते हो, वहां पे जो इंटरेक्शन होगी वो आयनिक इंटरेक्शन होगी। और आयनिक इंटरेक्शन होने का मतलब बेटा, यहां पे जिसको आजकल की डेट में हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो दैट मींस यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड का भी इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये हम आजकल के डेट में इस कॉम्प्लेक्स साल्ट के लिए बोल सकते हैं। इसी बेसिस पे इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को जब हमने वीबीटी जहन में लाया, उस वीबीटी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स साल्ट विल बी कंसिडर्ड एज ए, इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम नाम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन बेटा जब आप यहां पे बात कर रहे हो, इस कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात कर रहे हो, जब हम वो वर्नर के जमाने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि उसने उस वक्त यहां पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे रिप्लेस किया, आयनिक बॉन्ड को किससे रिप्लेस किया। इसी बेसिस के ऊपर वर्नर ने यहां पे बोला, जो आपको यहां पे लिख के भी है बेटा, एलिमेंट एक्सिबिट्स, बेसिकली जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन अकॉर्डिंग टू वर्नर, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक्सिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। पहली वैलेंसी जिसको उसने नाम क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी वैलेंसी जिसको उसने नाम क्या बोला? सेकेंडरी वैलेंसी। ये उसने पहले बोला था। ठीक है बेटा, अब आप यहां पे देखो बेटा, प्राइमरी वैलेंसी जो आजकल के डेट में आप लोग देख रहे हो, प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, रिमेंबर दिस बेटा। और सेकेंडरी वैलेंसी की जब आप बात कर रहे हो, इट रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप यहां पे देख सकते हो बेटा, जहां तक प्राइमरी वैलेंसी की बात, वो मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोला? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली वैलेंसी जो होगी ये आयोनाइजेबल होगी, और ये वाली वैलेंसी जो होगी इट मस्ट बी नॉन आयोनाइजेबल? आप लोग खुद बोल सकते हो, जो आपको यहां पे लिख के, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड इज नोन एज oxidation state, and secondary valency is non-ionizable and is known as coordination number, जो आजकल की डेट में बेटा हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। सही बात है। तो यहां पे secondary valency coordination number और primary valency जो होती है वो oxidation state कहलाती है।
ठीक है बेटा, साइड बाय साइड आप लोग यहां पे देख सकते हो। जहां तक प्राइमरी वैलेंसी की बात होती है, ये आयोनाइजेबल होने की वजह से इनका नंबर जो होता है बेटा, आप लोग यहां पे बोल सकते, ईच एलिमेंट यानी सेंट्रल मेटल आयन जो है, दैट ट्राइज टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना चाहता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना चाहता है। और हर किसी सेंट्रल मेटल आयन के लिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स बन सकता है अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन जब भी आपको यहां पे दिखने को मिलेगा, क्या मैं बेटा उसको नाम बोल सकता हूं, दैट सिंपली कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। जो यहां पे आपको दिखने को मिलेगा, क्या बेटा उसको हम यहां पे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यानी उसके बेसिस पे हम लोग यहां पे ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्व डिस्कस कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में कौन अपना काम कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल होने की वजह से वो कभी भी आपको यहां पे कोऑर्डिनेशन से ज्योमेट्री में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को आप लोग यहां पे बोल सकते हो, दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ द वर्नर्स थ्योरी। और यहां पे मैंने आपको समझाया वर्नर्स थ्योरी को आप लोग कैसे याद रख सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बेटा, अब आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर नजर रख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या समझा के जा रहा है। ठीक है बेटा, व्हाट्स मेंट बाय चीलेट इफेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आप लोग यहां पे देख सकते हो चीलेट इफेक्ट होता क्या है। एक टर्म होती है बेटा, जैसे मैंने पहले ही बोला था, एक टर्म होती है जिसको आपने नाम पढ़ा था डेंटिस्टी। ठीक है, डेंटिस्टी का मतलब हुआ कि एक लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहां पे डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब बेटा यहां पे ध्यान से देखो, डेंटिस्टी के बेसिस पे अगर मैं लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखूं तो मेरे पास होता है मोनोडेंटेट, मेरे पास होता है बाइडेंटेट, और मेरे पास होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। बेटा सिंपल सी बात है, ये ऑन द बेस ऑफ डेंटिस्टी हम लोग लिगेंड्स को डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कर रहा हूं, मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब जिसके अंदर एक डोनर एटम होगा, वन डोनर एटम जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। बाइडेंटेट की बात करेंगे तो दो डोनर एटम्स का होना जरूरी है। ठीक है, टू डोनर एटम्स। अगर पॉलीडेंटेट की बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं मोर देन टू, जहां कहीं पे भी होगा उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अब बात है चीलेट इफेक्ट का। अगर मेरे पास कोई भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, फिलहाल यहां पे मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है इथाइलिन डायमाइन की, पूरी तरह से देखो बेटा, इथाइलिन डायमाइन। ठीक, जनरल वे में रिप्रेजेंट, एब्रिवेशन उसका है EN, और इसको लिखने का तरीका जो मेरे पास है, बनाने का तरीका CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे NH2 और यहां से भी NH2 है। यह है इथाइलिन डायमाइन। अब बेटा आप लोग देख सकते हो, इसके लिए जो डोनर साइट्स है, एक तो ये है और दूसरी ये डोनर साइट है। ठीक है, अब बेटा ये कोऑर्डिनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल आयन। अगर आप सेंट्रल मेटल आयन के साथ इसका कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, इसके पास दो डोनर साइट्स है, तो देयरफॉर इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड होने के साथ साथ आपको यह भी देखना है, दो डोनर साइट्स के बावजूद आप लोगों को यह भी चेक करना है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रिंग, आप देख सकते हो कि एक साइक्लिक क्लोज लूप बना रहा है, जिसको हम नाम बोल सकते हैं चीलेट। इसको हम नाम ही बोलते हैं चीलेट। यानी जो बाइडेंटेट लिगेंड होगा या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, वो हमेशा के लिए साइक्लाइजेशन करेगा, और साइक्लाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स वहां पे आपको नजर आएगा उसको हम नाम बोल सकते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स या चीलेशन उसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आप यहां पे चेक करो, आफ्टर चीलेशन 1 2 3 4 5, यानी यहां पे जो रिंग बनती है, कितने मेंबर की रिंग बनती है, 5 मेंबर। नेसेसरली बेटा आपको यह याद रखना है, जब भी कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, जब भी वो कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन करेगा, जब भी वो कोऑर्डिनेट करेगा टू द सेंट्रल मेटल आयन, देयर मस्ट बी द फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी जो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर उस वक्त आपको दिखने को मिलती है, उसी इफेक्ट को हम नाम बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, चीलेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, चीलेट इफेक्ट। तो चीलेशन किन की वजह से होती है, उसके लिए आपको याद रखना है बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड। नाउ हैव अ लुक ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चीलेट
इफेक्ट व्हेन ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, यहां पे लिख के बेटा, contains two donor atoms positioned in such a way that when they coordinate with the central metal ion, a 5 or a 6-membered ring is formed. This effect is called chelate effect. As a result, the stability of the complex increases. ये बेटा आप लोग यहाँ पे जनरल में यही याद रखोगे कि जब भी आपके पास बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, जब भी वो कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन करेंगे तो वहां पे हमेशा के लिए रिंग फॉर्मेशन होगी। उस रिंग फॉर्मेशन को ही हम नाम बोलते हैं चीलेशन। फिनोमेना को क्या बोलते हैं? चीलेशन। एंड द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, जिसकी वजह से वहां पे स्टेबिलिटी अराइज होती है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, हम लोग उसको यहां पे नाम बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? चीलेट इफेक्ट। तो बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब हम यहां पे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करेंगे, जो आपको यहां पे देखे बेटा CONH3 ठीक है। इसका डिस्कशन लेने के लिए, क्योंकि मुझे डिस्कस जो लेना है वो है शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर वो डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पे VBT का हेल्प लेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम लोगों को इनको डिस्कस करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाइनस पॉलिंग ने पुट फॉरवर्ड किया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे मान के चलते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एटम A और एटम B है, दोनों के पास एक एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये शेयरिंग पर्पस के लिए जब जाएंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा ए और बी के बीच में, जहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों का इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं ये बॉन्ड जब बना, ये बना बिकॉज ऑफ इक्वल शेयरिंग या इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग की वजह से। इक्वल शेयरिंग की वजह से, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसके लिए हम बेटा टर्म यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर यहां पे इस एटम ए और एटम बी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे एटम बी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन एटम ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक, कहने वाली बात जो है, यहां पे भी बॉन्ड बनेगा लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स के बीच में आ रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हो क्या यहां पे इक्वल शेयरिंग हुआ? नहीं बेटा, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे हुआ अनइक्वल शेयर, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, और साइड बाय साइड आप लोग यहां पे बोल सकते हो कि इक्वल शेयरिंग होता है। अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है उस वाले बॉन्ड को हम नाम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बेटा यहां पे आप लोग ध्यान से सुन सकते हो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन मेरे पास होगा, जनरल वे टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स, दैट्स मेटल आयन, उसके साथ लिगेंड होगा। यहां मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी और लिगेंड के पास लोन पेयर, यानी वो ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। डेफिनेटली ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कंट्रीब्यूट करेगा। उसकी वजह से जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, क्या मैं उस बॉन्ड को नाम बोल सकता हूं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इसीलिए मैंने आपको बोला था जब वर्नर का कॉन्सेप्ट था तब बेटा इस कंपाउंड को हम नाम बोलते थे कॉम्प्लेक्स साल्ट। लेकिन जब हम आगे चले, VBT को पढ़ा, उसने ये समझा के दिया मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से हम लोग यहां पे बोल सकते हैं इस कंपाउंड को हम नाम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सी हियर बेटा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मुझे डिस्कस कैसे करना है, आप जरा ध्यान से देखो बेटा। इनकी शेप वगैरह शगैरह जो भी हम लोगों को निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बेटा सेंट्रल मेटल आयन के पास, जैसे आपको अभी नजर आ रहा है, सेंट्रल मेटल आयन के पास यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है सर कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है? ये डिफाइन होगा कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहां पे एक्सेप्टेंस करनी है। वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। अब मसला ये है सर कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स यहां पे होनी चाहिए? बेटा ये डिफाइन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर से, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन होगा उसी से डिफाइन हो सकता है कि मुझे यहां पे कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस उसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहां पे एक्सेप्ट करना है। ठीक है। अब बेटा यहां पे आप लोग देख सकते हो, अब आपको बॉन्डिंग का थोड़ा सा पैटर्न तो याद है कि जब भी आपके पास बॉन्डिंग करनी होगी
एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायरेक्टली ओवरलैपिंग के लिए नहीं जाती है, बिफोर ओवरलैपिंग दे अंडरगोज इंटरमिक्सिंग। लेकिन यहां पे इंटरमिक्सिंग किनको करनी है? जो सेंट्रल मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। अब बेटा सेंट्रल मेटल आयन के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी? मैंने पहले ही बोला, दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, यानी उसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करना है। उससे हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, उससे हम लोग यहां पे बोल सकते हैं किस चीज के बारे में बेटा? उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, डायरेक्टली मुझे पता चल सकता है अगर यहां पे हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन होगा। सही बात है बेटा। बिसाइड्स दैट वीबीटी के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पे और एक पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है? याद क्या रखना है? याद ये रखने वाली बात है कि जो नेचर ऑफ लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक, हर जगह पे आपको नेचर ऑफ लिगेंड एक जैसा दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब कहने का क्या है कि आपको दो प्रकार के लिगेंड्स यहां पे नजर आएंगे। एक जिसको हम नाम बोलते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड एसएफएल, और दूसरा लिगेंड जिसको आप नाम बोलोगे वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है? नॉर्मली वीबीटी के अकॉर्डिंग्स में हम लोग जब जा रहे हैं तो हम लोग कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जो हमारे पास होते हैं वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स कंसीडर किए जाते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स के अंदर हेलोजन डोनर्स और जो आपके पास ऑक्सीजन डोनर्स होते हैं उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स कंसीडर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का रोल क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स का रोल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को पेयर अप करवाना, यानी जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होगा उसके अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे वो पेयर अप होंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ठीक है? वीक फील्ड लिगेंड की वजह से कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है? अब जरा बेटा आप लोग यहां पे देख सकते हो, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स में आप लोगों के सामने यहां पे रखा था, आप जरा ध्यान से देखो बेटा। पहला कॉम्प्लेक्स आपके पास है CONH3 6 ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को यहां पे डिफाइन करना है। आप लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो? CONH3 का कॉम्प्लेक्स जो आपके पास है, इसका आपको निकालना है शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है? वो निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग यहां पे चेक करोगे आपका सेंट्रल मेटल आयन कौन है। सेंट्रल मेटल आयन आपका कोबाल्ट है। व्हाट्स द एटॉमिक नंबर? 27, ठीक है? जरा यहां पे आप लोग देखो बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो यू मस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस। इट्स आर्गन जिसका 18 आ रहा है ऑलरेडी, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s आएगा। 4s के अंदर 2, 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब जाके बेटा आपको यहां पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है 27 दिख रहा है। सही है बेटा? अब लेकिन बेटा यहां पे पहली बात, जब भी आपको शेप मैग्नेटिक बिहेवियर वीबीटी अप्लाई करनी होगी तो आप लोग क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप लोग यहां पे इस कोबाल्ट का क्या निकालोगे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। NH3 जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड का काम कर रहा है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो दैट मींस जो भी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +3 का चार्ज है, डेफिनेटली दैट चार्ज मस्ट बी ओवर द कोबाल्ट। दैट मींस इट इज कोबाल्ट 3+ विद इन द कॉम्प्लेक्स। और अगर ये कोबाल्ट 3+ है बेटा, आप लोग यहां पे बोल सकते हो इट्स आर्गन, उसके बाद 3d7 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए और इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब जाके बनेगा 3d6। सही बात है बेटा? तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन डी के अंदर ऑर्बिटल्स कितनी है? डी के अंदर जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रही है बेटा, आप लोगों को पता है डी के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती है 5 है, ये 3d ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर 4s है, और उसके बाद आप लोगों को 4p के अंदर भी ऑर्बिटल्स नजर आएंगे। सही बात है बेटा? अब मुझे बोलिए बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो आपको यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इन 5 के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 1 2 3 4 5, और यहां पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सही बात है बेटा? अब एट द सेम टाइम आप लोग मुझे यहां पे बोल सकते हो सर आपने भी बोला था नेचर ऑफ लिगेंड। सही बात है, NH3। अब यहां पे लिगेंड की बारी आएगी। लिगेंड की बारी क्यों आ रही है? अब हम ये बोलेंगे इस कोबाल्ट को कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट करनी है एज रिक्वायर्ड एज पर द लिगेंड। लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, दैट्स इक्वल 6। अगर 6 है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। एंड बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन दे अंडरगोस ओवरलैप, दे अंडरगो इंटरमिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब ये हुआ बिफोर हाइब्रिडाइजेशन व्हाट विल हैपन? जब लिगेंड इनको अप्रोच करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करेगा किसके लिए बेटा? पेयर अप होने के लिए। और पेयर अप करने का तरीका मतलब हमारे पास क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयरिंग में जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग में जाएगा, और पेयरिंग में जाने के साथ साथ क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा, आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आएगा वो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है बेटा। अब मुझे बोलो बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स की जहां तक बारी है, वैकेंट ऑर्बिटल्स की जो बारी है वो है 1 2 3 4 5 6। यानी हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है वो ये 6 ऑर्बिटल्स है जिनके अंदर इंटरमिक्सिंग होगी। अब बेटा मुझे बोलो, इंटरमिक्सिंग किन किन ऑर्बिटल्स को होती है? 3D के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s 4p हमारे लिए वैल्यूबल होती है, 6 ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। देयरफॉर वी मस्ट से इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा, वो आएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। पहली बात जो आपको याद रखनी है, D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। D2sp3 हाइब्रिडेशन होने का मतलब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स यहां पे बनता है, जो कॉम्प्लेक्स आपको यहां पे बनेगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। यानी शेप जो होगी दैट मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल। यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है, शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। अब बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करना है। मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करने के लिए आपको देखना है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स यहां पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। बेटा आप लोग देख सकते हो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट होगा, डेफिनेटली यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। आफ्टर हाइब्रिड जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तब जाके लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, 1 2 3 4 5। तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है, जिस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। सही बात है बेटा। अब आप यहां पे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन यहां पे आराम से देख सकते हो, इसका आंसर देख सकते हो। जैसे आपका पहला ऑप्शन था CONH3 3+ कॉम्प्लेक्स था, आप लोगों को यहां पे इसका आंसर कैसे नजर आएगा? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने कोबाल्ट 3+ को यहां पे लिखा था वही आपके पास है बेटा। उधर 3D ऑर्बिटल्स 4s और 4p। लेकिन उसके बाद यहां पे आपको नजर आ रहा है कि यहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पेयर अप हुए हैं। ठीक है, इनकी पेयरिंग क्यों हुई बेटा? रीजन उसके पीछे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला यहां पे पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग क्यों हो रही है बेटा? पेयरिंग बिकॉज द लिगेंड जो यहां पे आ रहा है। लिगेंड कौन है? NH3। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग का होना जरूरी है। तो ये पेयरिंग हुई और उसके बाद 6 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6। तो उस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं D2sp3 हाइब्रिडेशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इट मस्ट बी डायमैग्नेटिक। और सारी स्टोरी आपको यहां पे देखे हैं, D2sp3 शेप ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर जब चेक करना होगा तो डायमैग्नेटिक। व्हाई इज डायमैग्नेटिक? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट आप लोग यहां पे देख सकते हो। ठीक है, आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका था वो है NiCN4 होल 2 माइनस। NiCN4 होल -2, ये कॉम्प्लेक्स आपको देखिए बेटा। अब आपको यहां पे डिफाइन करना है। सबसे पहले निकल को यहां पे काउंट करो। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 28। 28 होने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गन, जो मैंने तरीका भी समझाया। ये आपका आएगा 3D, ये आपका आएगा 4s, 18 इसमें, 2 इसमें, 8 इसमें। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहां पे निकालोगे। एक साइनाइड का चार्ज -1, 4 का कितना आएगा? -4। साइन चेंज करो तो वो बनेगा +4, +4 -2, तो डेफिनेटली इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। तो डेफिनेटली यहां पे जो निकल आ रहा है वो +2 यूनिट्स का चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन और उसके साथ 3D8 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, 3D8 का मतलब क्या हुआ बेटा? आप लोग यहां पे बना सकते हो, यानी जैसे आपको निकल 2+ के ऑर्बिटल्स देखे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 5 ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 2 2 हो गए 4, 5 6 7 और यहां पे 8। ठीक है बेटा, अब मुझे बोलिए सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, उसके बाद 4s के ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर 4p के 3 ऑर्बिटल्स है। अब मुझे बोलो मुझे कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है? मैंने क्या बोला? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती है, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा टेट्राहेड्रल। आप लोग यहां पे देख सकते हो बेटा, यहां पे जो CN है, क्या CN आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नजर आएगा कि वीक फील्ड? वो तो मैंने पहले ही बोला, आपको पहले देखना है कि ये कौन सा लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पे पेयरिंग का होना जरूरी है। आप यहां पे भी देख सकते हो पेयरिंग हुआ है, और पेयरिंग होने का मतलब जब ये 2 ऑर्बिटल्स मींस ये
ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग में चला गया, तो इसका मतलब हुआ ये ऑर्बिटल्स आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे, दो इधर, तो 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये वाली ऑर्बिटल वैकेंट है, उसके साथ मुझे देखना है, मुझे 4 ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4। तो दैट मींस ये 4 ऑर्बिटल्स जो है इनमें इंटरमिक्सिंग होगी, और इनकी इंटरमिक्सिंग की वजह से जो ऑर्बिटल्स आपको नजर आएंगे वो होता है बेटा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दैट मींस यहां पे dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है बेटा। तो इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम साइनाइड आयन, क्योंकि यहां पे आप जो Cn नेगेटिव है दैट एक्ट्स एज अ लिगेंड, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का मतलब ये हुआ कि आपको इसके अंदर, इनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स नजर आएंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो स्क्वायर प्लेनर होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना होगा, तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये क्या कहलाएगा बेटा, डायमैग्नेटिक। और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है, ठीक है बेटा। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहां पे देखोगे बेटा, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लिखना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हमने कुछ रूल्स का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग यहां पे पहला कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं CO NH3 होल 6Cl2, दैट्स गिवन टू यू। बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप जरा ध्यान से देखो। ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है, Cl3 का होना जरूरी है क्योंकि कोबाल्ट +3 में होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। सबसे पहली बात, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को यहां पे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले बेटा रूल नंबर फर्स्ट आपको पता ही है, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होता है ये एक आयनिक कंपाउंड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये +3 है और यहां पे माइनस है, तो आयनिक इंटरेक्शंस है, कॉम्प्लेक्स साल्ट और इस वाले पार्ट के बीच में आयनिक इंटरेक्शंस है। इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर और इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल के चलते हैं, जो आपको टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी पता होता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले मुझे नॉमेनक्लेचर में किसका नाम पहले देना होगा, उसके लिए बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों के पास जब भी नॉमेनक्लेचर की बारी आ रही है, सबसे पहले हम कैटाइन का नाम देते हैं, उसके बाद एनाइन का नाम देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहां पे भी देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पे कैटाइनिक पार्ट कौन सा है और एनाइनिक पार्ट कौन सा है। जब मैं वो देख रहा हूं तो मुझे सीधे लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है और उसके साथ है सिंपल एनाइन। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वाला एनाइन भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन जब भी आपको नॉमेनक्लेचर देना होगा आपको पहले कैटाइन का देना है, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द एनाइन। ये पहली बात जो आपको यहां पे याद रखनी है। आप देखो बेटा, अब ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट आपके लिए कैटाइनिक पार्ट है, ठीक है। अब इस कैटाइनिक पार्ट को नॉमेनक्लेचर देना है, लेकिन ये वाला पार्ट जिसको हम यहां पे नाम बोलते हैं, इस वाली एंटिटी को हम नाम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और इस स्फीयर को जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला है, इन चीजों को हम नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजों का होना एटलीस्ट जरूरी है, दो होना जरूरी है, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। अब ये डिपेंड करेगा, लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकता है, और हम लोग जिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन होता है। अब बेटा लिगेंड्स एक से ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन मेटल आयन आप लोगों को हमेशा के लिए किसी भी एग्जांपल में जब भी आप देखोगे आपको एक ही मेटल आयन नजर आएगा। कॉम्प्लेक्सेस में भी होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये होमोलेप्टिक है क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, नॉट मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। यू आर गेटिंग माय आइडिया बेटा, आप लोग यहां पे देख सकते हो। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, कॉम्प्लेक्स कैटायन के अंदर दो चीजें हैं, एक मेटल आयन और दूसरा लिगेंड। अब बेटा दो में से मैं किसका नॉमेनक्लेचर पहले दूं, उसके लिए रूल है कि पहले उसका नॉमेनक्लेचर दे दो जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। अब मुझे बोलो, जैसे आपने अभी बोला कैटायन और एनायन के बीच में पहले नॉमेनक्लेचर आप किसका लिखोगे, कैटायन का, फिर एनायन का। क्यों कैटायन का नाम पहले, क्योंकि वो देने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। यहां पे भी आप वही चीज लगा सकते हो, NH3 भी इलेक्ट्रॉन, NH3 इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करना। जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा उसी का नॉमेनक्लेचर पहले आ रहा है। तो मुझे बोलो यहां पे जो आपका लिगेंड नजर आ रहा है वो NH3 है, इसको हम नाम बोलते हैं AMMINE। इसको याद रखें बेटा, AMMINE, एमाइन इसको हम नाम बोलते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन यही एमाइन जो आपका यहां पे प्रेजेंट है उसको यहां पे
इसका नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो 6 है, यानी नंबर ऑफ लिगेंड को भी रिप्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ लिगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमारे पास प्रीफिक्स आते हैं, इनको मैं प्रीफिक्स फर्स्ट के नाम से जानता हूं। मेरे वीडियो लेक्चर्स में आप लोग देख सकते हो बेटा, उनके अंदर मैंने इनका नॉमेनक्लेचर पूरी तरह से डिस्कस किया है। वहां पे मैंने इनको नाम क्यों बोला है प्रीफिक्स फर्स्ट। हमारे पास 2 टाइप के प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। ये वाला प्रीफिक्स जो है इसको मैं प्रीफिक्स फर्स्ट बोलता हूं। ये तब जाके यूज होगा जब आपके पास नॉर्मल सा लिगेंड होगा, जब आपके पास कोई ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं होगा, तब जाके आप लोग इसका नॉमेनक्लेचर बना सकते हो। सही बात है बेटा। तो मुझे बोलो प्रीफिक्स फर्स्ट यहां पे क्या बनेगा? क्या प्रीफिक्स यहां पे हेक्सा बनेगा? तो इट मस्ट बी हेक्सामाइन। क्या नाम आएगा बेटा? हेक्सामाइन। और उसके बाद लिगेंड के बाद आपको यहां पे सेंट्रल मेटल आयन का नाम देना है, वो होता है आपका बेटा कोबाल्ट। कौन होता है बेटा? कोबाल्ट। क्योंकि बेटा आप लोग ये याद रखें, और एक बात जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो आपका यहां पे नजर आ रहा है वो है कैटाइनिक पार्ट। और कैटाइन वाले पार्ट में जब भी आपको कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, उस वक्त सेंट्रल मेटल आयन के नॉमेनक्लेचर में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है। नॉमेनक्लेचर देते समय आपको यह दिमाग में रखना है कि कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है कि न्यूट्रल है। अगर कैटाइनिक या न्यूट्रल होगा तो उसको अपना इंग्लिश नेम देना है, जो इसका इंग्लिश नेम है वही उसको यहां पे सबस्टिट्यूट करना है। दैट मीन इट इज हेक्सामाइन कोबाल्ट। और हेक्सामाइन कोबाल्ट के साथ साथ आपको यहां पे उसको फॉलो करना है विद रोमन न्यूमरल से। आपको यहां पे इस सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, क्योंकि ये जो आपका है न्यूट्रल लिगेंड है, तो व्हाटएवर इज द चार्ज ऑन दिस दैट मस्ट बी चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। तो इट इज कोबाल्ट थर्ड। और उसके बाद यहां पे क्लोराइड बेटा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे एक और गलती कर रहे हैं, वो उसको लिखते हैं ट्राइक्लोराइड। बेटा इसको ट्राइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? जब आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास आयनिक स्पीशीज होते हैं, जैसे बेटा आपने यहां पे लिखा KCl, तो मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, आप बोलते हो पोटेशियम क्लोराइड। मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ MgCl2, आप लिखते हो मैग्नीशियम क्लोराइड। आप नहीं लिखते हो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। व्हाट इज द रीजन? द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। इंस्टेड ऑफ दैट आप लिखते हो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको लिखा जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहां पे आप लोग ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑक्सीजन का नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये कोवलेंट है, ये आयनिक है। और जहां तक आयनिक की बात होती है, उनमें नंबर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। नेवर एवर राइट द नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन। यानी जितना भी ये होगा आपको उसके साथ कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। सो व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है। हाँ बेटा, और एक बात, अगर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आपके पास एनायनिक होता, तब जाके आपको सेंट्रल मेटल आयन का नॉमेनक्लेचर लिखना होता। तो सेंट्रल मेटल आयन का नॉमेनक्लेचर अगर आपको लिखना होगा, सेंट्रल मेटल आयन का नॉमेनक्लेचर अगर आपको लिखना होगा व्हेन द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायनिक, तो उस वक्त आप लोग यही याद रखोगे। ये बात आपको यहां पे याद रखनी है। इसको उस वक्त या तो इंग्लिश नेम या तो लैटिन नेम, यानी उस वक्त सेंट्रल मेटल आयन के 2 नाम हो सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन आप यहां पे बोल सकते हो, या तो इंग्लिश वाला नाम उसका लिख सकते हो या तो उसका लैटिन लिख सकते हो। लेकिन बेटा जो भी लिखोगे उसकी स्पेशल एंडिंग करोगे ATE, यहां पे भी ATE जोड़ोगे। यानी अगर कोबाल्ट होता तो आप लिखते हो कोबाल्टेट, अगर आयरन होता तो उसको बोलते फेरेट, प्लम्बेट, आर्जेंटेट, लाइक दैट आपके पास होते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपको एनायनिक वाले नजर आएंगे, उनमें आप लोग नजर रखोगे एनायनिक पार्ट होगा तो उसमें सेंट्रल मेटल आयन को इंग्लिश या लैटिन नेम से, लेकिन उसको पीछे से स्पेशल एंडिंग क्या डालनी है? ATE। लेकिन जब आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा कैटायनिक, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा न्यूट्रल, तो उस वक्त बेटा ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉमेनक्लेचर लिखते समय बेटा आप लोगों को इस चीज का ध्यान पूरी तरह से रखना है। तो ये था पहला, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दिस वाज सिंपली द रूलिंग कि आप लोगों को रूल कैसे अप्लाई करने। दूसरा मैंने लिखा है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। जरा देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है NiCO4। तो क्या मैंने बोला? ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग सीधे बोलोगे NiCO4। तो देने वाला इनमें से कौन? CO। तो नाम क्या बनेगा? टेट्रा कार्बोनाइल। 4 बार प्रेजेंट है। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे सेंट्रल मेटल है। ठीक है। अब आपके पास है PTNH3 यहां पे। ठीक है। अब मुझे बोले इस कॉम्प्लेक्स में जब आपको नॉमेनक्लेचर देना होगा तो आप लोग कैसे इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखोगे? ठीक है। सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम नाम बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। एक होता है होमोलेप्टिक। यहां पे
एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होगा। हेटेरोलैप्टिक जहां पे एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे। आप यहां पे देख सकते हो आपका सेंट्रल मेटल आयन जो है वो प्लैटिनम है, लेकिन जो NH3 और Cl2 है ये दो टाइप के लिगेंड्स यहां पे प्रेजेंट है, एक NH3 है दूसरा Cl2 है। अब बेटा मैंने जैसे आप लोगों को यहां पे बोला था भी, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पे दोनों को देखोगे NH3 एज वेल एज Cl2 को देखोगे। जरा बेटा यहां पे आप लोग ध्यान रखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, यहां पे इसका आता है अमाइन AMMINE, और Cl के लिए जब आप देखते हो तो इसका नॉमेनक्लेचर बनता है क्लोराइडो, या सीधे आप क्लोरो बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहां पे एक एमाइन है दूसरा क्लोराइडो है। तो अल्फाबेटिक चूजिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर नॉमेनक्लेचर डिसाइड करना होगा तब बेटा आपको इन नंबर्स के ऊपर प्रीफिक्स फर्स्ट के ऊपर प्रीफिक्स फर्स्ट के ऊपर ध्यान नहीं रखना है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा, डाई एमाइन, डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो प्लैटिनम। अब आप यहां पे भी बेटा एक क्लोरीन का -1, 2 का कितना आएगा -2, तो इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज कितना आएगा +2। एक क्लोरीन का इनसाइड -1, 2 का कितना आएगा -2, तो साइन चेंज करो तो कितना बनेगा +2 कितना आएगा बेटा +4, तो इस प्लैटिनम का चार्ज जो आएगा वो प्लैटिनम 4 बनेगा। इसीलिए इट इज डायमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे आपको दिखने को मिलेगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग यहां पे देख सकते हो, एक्सप्लेन व्हाई CONH3 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज गिवन टू यू। बेटा एक टर्म है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, व्हायरएज NiNH3 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप यहां पे देखोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बेटा, ये डिफाइन होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन की d ऑर्बिटल्स होती है, क्या होती है, सेंट्रल मेटल आयन के जो हमारे d ऑर्बिटल्स होते हैं, अंदर वाले d मींस जो अंदर वाले d ऑर्बिटल्स है अगर वो यूटिलाइज होंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म विल बी कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल। व्हाइल एज आउटर ऑर्बिटल उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जहां पे आउटर d ऑर्बिटल्स यहां पे यूटिलाइज होंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप यहां पे चेक कर सकते हो बेटा, हम दोनों कॉम्प्लेक्स को यहां पे ले सकते हैं। CONH3 जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, ये कोबाल्ट के ऊपर यहां पे +3 का चार्ज है। अभी आपने कॉम्प्लेक्स को यहां पे देखा भी था बेटा, आप लोग यहां पे देख सकते हो इट्स आर्गन, उसके बाद 3D जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, दैट्स आर्गन 3D 4s के अंदर 2 और 3D के अंदर 7, लेकिन बेटा कोबाल्ट 3+ है तो इसलिए इसके ऊपर सीधे 3D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। 4s 0 और 4p 0 कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आपको दिखेगी। सही बेटा, बात सही है ना। अब मुझे बोलो बेटा 3D6 का मतलब क्या है, 3D6 का मतलब क्या है, यहां पे आपके पास D के अंदर 5 ऑर्बिटल जो है उनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। 4s के अंदर कोई नहीं, 4p के अंदर तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स है। सही बात है बेटा, ठीक है ना। अब बेटा यहां पे आप लोग बोलोगे जो आपका NH3 है, अभी मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग करेगा, ये पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करने के बाद क्या आपको लग रहा है यहां पे पहले 3 ऑर्बिटल्स जो है उनमें इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से प्रेजेंट होंगे। ये 2 ऑर्बिटल्स जो है वैकेंट है, 4s भी वैकेंट होगा और 4p के अंदर भी ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे। तो मुझे बोलो हाइब्रिडेशन जब भी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी डिफाइन करना होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स अंदर वाले पहले यूज करेंगे कि बाहर वाले, बोलो अंदर वाले। बाहर वालों की गुंजाइश इस वक्त नहीं है, इसलिए बेटा इस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स यहां पे बनेगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, बिकॉज इनर d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड हियर। ठीक है, इन यहां पे आपको लिखता है d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोबाल्ट 3+ गेट पेयर्ड लीविंग बिहाइंड 2 empty d orbitals and undergoes d2sp3 hybridization and hence inner orbital complex। यानी उसी के बेसिस पे हम लोग इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। सी हियर बेटा, मैं आपको यहां पे आपको पहले यहां पे समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स जो उसने आपको दिया है कंपेयर करने के लिए वो है NiNH3 अब आप यहां पे देखो बेटा, Ni ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, NiNH3 2+ ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो आपका निकल हुआ, निकल का एटॉमिक नंबर जो आपको यहां पे दिखता होगा दैट्स इक्वल 28। ठीक है बेटा, आप लोग यहां पे निकल 2+ की अगर हम बात करें तो यहां पे आर्गन आएगा, आर्गन के साथ 3D के साथ 4s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं बेटा। 4s
0 आएगा और 3d8 कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आएगी। 3d8 का मतलब क्या है बेटा, 5 d ऑर्बिटल्स जो आपके पास है उनमें इलेक्ट्रॉन्स को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2 2 हो गए, 2 + 2 हो गए 4, 4 + 2 हो गए 6, 7 और 8, ये होगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। सही बात है बेटा। अब आप मुझे बोलो 4s हो गया, 4p हो गया, मुझे बोलो आपको यहां पे और उसके बाद 4d के ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब आप बोलोगे मुझे क्या उनको करना है, ये 4s ऑर्बिटल्स है, ये 4p है, ये 4d। सर यहां पे जो लिगेंड है वो तो NH3 है, ये तो पेयरिंग करेगा। सही बात है, ये तो पेयरिंग करना चाहिए। और जब ये पेयरिंग करेगा, मुझे बोलो पेयरिंग करने के बाद आप लोगों को यहां पे क्या नजर आएगा, d की एक ऑर्बिटल वैकेंट होगी, तो दैट मींस 3d की एक ऑर्बिटल वैकेंट है, और उसके बाद 4s 4p और 4d की मेरे पास एक ऑर्बिटल होगी। लेकिन क्या बेटा ऐसा इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है कि 3d और 4d आपस में इंटरमिक्स करें? ऐसा नहीं है बेटा। इसलिए यहां पे हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे। और पेयरिंग ना करने का रीजन जो है VBT की वो लिमिटेशन है, और वही लिमिटेशन आपको जन्म देती है किसी और थ्योरी की, जिसको हम नाम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है बेटा। इसलिए हम लोग यहां पे बोलेंगे कि यहां पे इन वाले ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा। ये 1 4s 4p के 3 और 4d के 2 ऑर्बिटल्स, उस बेसिस पे आप लोग बोल सकते हो जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो sp3d2 बनेगा। और sp3d2 मतलब यहां पे आउटर d ऑर्बिटल्स यूज हुए कि इनर वाले d ऑर्बिटल, अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। इसीलिए बेटा हम लोग यहां पे इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जाहिर सी बात है, अगर आपको कल जाके यही क्वेश्चन आएगा, बोलो ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, आप लोग यहां पे बोल सकते हो कि उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर इट मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। एक शॉर्ट टेक्निक के जरिए मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर भी बोल सकता हूं। हमेशा के लिए आप यहां पे टेक्निकली आप इस क्वेश्चन को अगर करना चाहोगे तो आप लोगों को करना क्या है, हमेशा के लिए जब आपके पास d के 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एक चीज का खास ख्याल रखें, यहां पे सबसे पहले आप लोग स्प्लिट करें, इन d ऑर्बिटल्स को आप लोग स्प्लिट करें इन 2 सेट्स। लेकिन कब? जब लिगेंड होगा स्ट्रांग। जब लिगेंड क्या होगा? स्ट्रांग। अब आप बोलोगे किन 2 सेट्स में हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे? बेटा अलग से 2 ऑर्बिटल्स लिखो और यहां पे 3 ऑर्बिटल्स को अलग करो, 2 सेट्स में डाल के चलो, उसके बाद पेयरिंग करना चालू करो। ठीक है। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग चालू करनी है, यानी आपको पहले इन 3 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। अब आपके पास दूसरा सेट जो बचा, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले आप ये लिखोगे 7th वाला इलेक्ट्रॉन, और 8th वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नहीं डाल नहीं सकते हो, इसलिए आपको 8th वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखना है। ठीक है, सही बात है। जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा बेटा, इनको पेयरिंग नहीं की जाती है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट आपके पास एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स में यहां पे जबानी आपको दे रहा हूं, आपके पास है CONH3 या CrNH3 होल 6 3+, मैंने यहां पे कॉम्प्लेक्स लिखा CrNH3 होल 6 3+। जरा इस कॉम्प्लेक्स में देखो बेटा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जरा जल्दी से करो बेटा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है इसका? 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्रोमियम का +3 कॉन्फ़िगरेशन, एक और इसमें से 2 निकलेंगे तो ये 3d3 कॉन्फ़िगरेशन और 4s0 बनेगा। 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब हुआ d के 5 ऑर्बिटल्स जो है, जो सर ने आपको अभी बोला कि आप यहां पे इनको स्प्लिट करो 2 सेट्स के अंदर, और जब आप इनको स्प्लिट कर रहे हो तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो 1 2 3। इनको पेयरिंग नहीं करनी है। कोई आपको बोलेगा इनमें पेयरिंग करो, आप बोलोगे नहीं, ये जो 3 आपको यहां पे मैंने बोला ये पहले स्प्लिट करो, इनको आपको मान के चलना कि ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिलिंग हमेशा के लिए इसी हिसाब से होगी, यानी 1 2 3, और उसके बाद कोई बचा नहीं। अब आप बोलोगे सर इसमें पेयरिंग होगी? नो पेयरिंग। VBT के अंदर अपने लेक्चर्स के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को यहां पे क्लासरूम प्रोग्राम में, वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहां पे जब भी D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, या आपके पास D8 D9 D10 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वेदर इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और अ वीक फील्ड लिगेंड, वहां पे पेयरिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपके पास जो मैंने अभी कॉम्प्लेक्स दिया था निकल का, वहां पे D8 कॉन्फ़िगरेशन थी, इसलिए बेटा देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो उसकी वजह से बेटा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बेटा। अब ये था आपका क्वेश्चन कि यहां पे जो NiNH3 होल 6 2+ है, और जो आपके पास CONH3 होल 6 ये कॉम्प्लेक्स था, इन 2 कॉम्प्लेक्स में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा था और आउटर ऑर्बिटल कौन सा था? ठीक है बेटा। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे आ रहा है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और एक्सप्लेन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
हमने ये डिस्कस करना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेसिकली डिफाइन होती है जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यहां पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जहां पे हम लोग मेटल आयन और लिगेंड का इंटरेक्शन प्योरली आयनिक मान के चलते हैं, ठीक है बेटा। और जो इंटरेक्शन लिगेंड के लोन पेयर्स और जो मेटल आयन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, अनइक्वल इंटरेक्शन होने की वजह से यहां से स्प्लिटिंग होती है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। जैसे बेटा आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे। हम लोग यहां पे हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, पहले आप यहां पे दिमाग सोच से काम ले लो। हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, उसके अंदर जब तक आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल आयन होगा उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो होती है वो डिजेनरेट होती है, सही बात है। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिगेंड से अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड के अप्रोच करने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल्स होती है स्प्लिट होती है दो सेट्स के अंदर। मसला है दो सेट्स के अंदर ये क्यों हो जाती है, रीजन उसके पीछे जो ये डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 नंबर है, 5 नंबर है, इनमें से बेटा एक ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स है। इन 5 ऑर्बिटल्स में से आप 3 ऑर्बिटल्स जो आपके पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, बेटा उनको आपने याद भी रखा होता है, वो होते हैं डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये 3 ऑर्बिटल्स जो होती है नॉन एक्शियल होती है, और इसके बरक्स जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है बेटा, उसको आप लोग एक्शियल डी ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हो, सही बात है। अब आपने काम क्या करना है, जब लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, जब लिगेंड करेगा अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल आयन, दोज डी ऑर्बिटल्स विच विल फील मोर रिपल्शन, जिनको रिपल्शन ज्यादा होगा उनकी एनर्जी, जिनके ऊपर रिपल्शन कम मिलेगा उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस आएगा। आप यहां पे देख सकते हो बेटा, मैं आपको यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझा के जा रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, इसमें लिगेंड्स जो होते हैं, याद रखने वाली बात क्या है, लिगेंड से अप्रोच इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लिगेंड से अप्रोच अलोंग एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ जो आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और जो आपके पास डी जेड स्क्वायर है, उनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू द डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो जाहिर सी बात है अगर इनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और ये जो स्प्लिटिंग होती है, पहले जो आपके पास डी के 5 ऑर्बिटल्स थे, अब इनके अंदर स्प्लिटिंग हुआ, एक लोअर सेट और दूसरा ऊपर वाला हायर सेट आपको दिखने को मिलेगा। ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे आपने अभी बोला, ऊपर वो वाला सेट आएगा जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसको बोला भी जाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और नीचे जो आएगा वो 3 ऑर्बिटल्स का सेट आएगा, उसको हम नाम बोलते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है बेटा, उसको हम नाम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या नाम बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इस फिनोमेना को बेटा जो आपने यहां पे देखा, इस वाली चीज को यानी लॉस ऑफ डिजेनरेसी, जो यहां पे डी के 5 ऑर्बिटल्स जो आपके पास है ये डिजेनरेट थे, they lost their degeneracy when the ligands are approaching to the central metal ion. This is known as crystal field splitting, and the energy difference between the two sets of d orbitals is known as crystal field splitting energy. ठीक है बेटा, अब देखिएगा और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे आप लोग देख सकते हो जो क्वेश्चन में आपको आंसर मिला है वो यही है, इट्स द स्प्लिटिंग ऑफ द डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। यानी जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा तो उसकी वजह से डिजेनरेसी लूज जो होती है उसको हम नाम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लोअर एनर्जी सेट आता है और हायर एनर्जी सेट आता है, उनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है उसको हम नाम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आप लोग यहां पे देख सकते हो, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस द ट्रांजिशन मेटल आयन, द डिजेनरेट d orbital split into 2 sets, one with lower energy set and other with higher energy set. This is known as crystal field splitting, and the difference between the two energy sets between the lower energy set and higher energy set is known as crystal field splitting energy. ये आपका इस वाले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो बेटा, इसी का पार्ट नंबर 2 अगर हम यहां पे देखेंगे, ठीक है, ये आपको बना के डायग्रामेटिकली आप लोग यहां पे देख सकते हो। हमारे पास पहले डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स थी, ठीक है बेटा, ये वो वाले डी ऑर्बिटल्स है जब मेटल आयन आइसोलेटेड है। यहां पे ध्यान से सुने बेटा, आइसोलेटेड मेटल आयन,
यहां पे ये वाला सेंटर जो होता है, ये वाला सेंटर, इसी को हम बेटा नाम बोलते हैं, यहां पे मैं लिख के जा रहा हूं, बैरी सेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की कम होती है, इसी के रेस्पेक्ट में डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। ये कौन सा स्टेट होता है? ये मेटल आयन है, लेकिन वो मेटल आयन जहां पे इस सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड से अप्रोच किया है यूनिफॉर्मली, मींस all d orbitals are repelled, all d orbital we assume that the all d orbitals, यहां पे हम लोग ये एक ऐसा assumption हम लेते हैं, हाइपोथेटिकल केस मान के चलते हैं, जहां पे मेटल आयन को लिगेंड्स ने अप्रोच किया है यूनिफॉर्मली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। डेफिनेटली जब वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से लिगेंड्स मेटल आयन को आएगा तो डेफिनेटली वो रिपल करेगा हर d ऑर्बिटल को इन इक्वल प्रोपोर्शन, जिसकी वजह से हर d ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी दिखने को मिलेगी। मींस यहां पे भी ये ऑल द d ऑर्बिटल्स जो होंगे वो डिजेनरेट होंगे, बट दे विल लूज देयर डिजेनरेसी व्हेन अगर हम यहां पे बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जहां लिगेंड्स अप्रोच जो कर रहे हैं वो अलोंग एक्सिस कर रहे हैं, तो एक्सिस के ऊपर जो भी d ऑर्बिटल होगी उसके ऊपर रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से उन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू द T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, इस चीज को आप लोग याद रखें। अब दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का जो है, दैट्स ऑन द बेस ऑफ क्रिस्टल फील्ड्स थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। D4 आयन इफ डेल O, वहीं से देखे बेटा डेल O इज लेस देन P। अभी जो बेटा आपको मैंने बोला था ये डेल O, इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम नाम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल O को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखिए बेटा, जरा इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे बोला सकता हूं। क्वेश्चन याद रखें बेटा, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं D4 आयन का, और कंसीडर ये कर रहे हैं डेल O लेस देन P है। अब पहले ये समझेंगे P और डेल का मतलब यहां पे क्या है, उसको जरा आप यहां पे ध्यान से सुनिए बेटा। अभी आपने बोला इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, यहां से एनर्जी डिफरेंस जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको डेल O से। अब मेरे काम क्या करना है, मेरे पास एक D4 आयन है। देखो बेटा, अगर मेरे पास D के ऑर्बिटल्स है डिजेनरेट, तब मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। मुझे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डालने हैं, आई कैन सबस्टिट्यूट द इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस 1 2 3 4। लेकिन जब मेरे पास D4 आयन होगा और क्वेश्चन में मुझे देखे है डेल O जो है वो लेस देन P है, P का मतलब यहां पे पियरिंग एनर्जी है, और पियरिंग एनर्जी का मतलब होता है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल O का मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन यहां पे भरना है, मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन डालना है कि यहां पे डालना है। आप लोग ये याद रखें, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा वो दो एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक डेल O है और दूसरा पियरिंग एनर्जी है। ठीक है बेटा, अब डेल O लेस देन पियरिंग एनर्जी है, तो इसका मतलब हुआ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम है, तो इसका मतलब क्या हो, यानी जो इनके बीच में एनर्जी गैप है वो कम है कंपेयर टू द अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को पेयर करना पड़ेगा। तो मुझे बोलो मेरे लिए इजी प्रोसेस कौन होगा? मेरे लिए पेयरिंग करना इजी होगा कि मेरे लिए डेल O करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पॉसिबल होगा, क्योंकि बेटा अगर ये वाली एनर्जी गैप जो इनके बीच एनर्जी गैप है वो डेल O है, ये कम है कंपेयर टू अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करूं। दोनों की वजह से यहां पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहां पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब दो में से कौन सा इवेंट होगा वो डिसाइड होगा कि दो में से मैग्नीट्यूड किसका कम है, दो में से मैग्नीट्यूड किसका कम है, डेल O का। तो डेफिनेटली मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन ही करना है। तो डेफिनेटली आई विल पुट द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हियर। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, थर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई परेशानी नहीं है, जब मुझे फोर्थ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे उसको किस वाले सेट में डालना है, T2G सेट के अंदर, EG सेट के अंदर। उसके लिए मुझे यह देखना है कि दो में से छोटा कौन है। अगर डेल O कम है मींस इलेक्ट्रॉन इजीली प्रमोट हो सकता है, अगर डेल O ज्यादा होता तो प्रमोशन इजी नहीं थी, तब जाके मेरे को पेयरिंग ही करनी थी। अब डेल O का वैल्यू कब ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डेल O का वैल्यू कम कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो यहां पे जाहिर सी बात है वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। यहां पे मैं पेयरिंग नहीं करूंगा क्योंकि डेल O का वैल्यू पेयरिंग से कम है। अगर उल्टा होता, डेल O ग्रेटर देन पेयरिंग होता, तब जाके बेटा कुछ और ही होता, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नीचे ही आता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, डेल O का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसलिए मेरे लिए जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा D4 आयन का वो T2G और EG के रेफरेंस में जब मुझे लिखना होगा तो आई कैन राइट इट T2G3 EG1 का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखने को मिलेगा। सही बात है बेटा, आप लोग यहां पे देख सकते हो।
वापस आप आ जाओ, आप लोगों को यहां पे दिखने को मिलेगा जो आंसर आपको यहां पे लिखे है वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन इफ डेलो इज लेस देन P इज D2G3 EG1। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी तब होती है जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में हमेशा के लिए डेल ओ का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगा। सही बात है बेटा, क्योंकि जब आपके पास लिगेंड्स की स्ट्रेंथ देखनी है, D4 से D7 तक कॉन्फ़िगरेशन का खास ख्याल रखना होता है। D8, D9, D10 पे उसका इफेक्ट नहीं होगा, D1, D2, D3 पे उसका कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। इसलिए बेटा आप लोग इसके ऊपर जरा यहां पे पूरी तरह से देखें कि मैंने क्या बोल दिया। ठीक है बेटा, द आंसर लाइज ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चले बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहां पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज फॉर द कॉम्प्लेक्स FeEN2 Cl2, Cl that's acting as a counter ion, और यहां पे जो बात हो रही है ये है सेंट्रल मेटल आयन, ये आपका लिगेंड, ये भी आपका लिगेंड। तो यहां पे एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, देयरफॉर वी मस्ट कॉल दिस कॉम्प्लेक्स इज अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी हमने नॉमेनक्लेचर या कोई भी चीज अगर आपको यहां पे निकालनी होगी, उसके लिए आप लोगों को पहले सबसे पहले लिगेंड का नेचर पता होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड, और besides that you must know their density, you must know their charge or their ligands here। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पार्ट नंबर 1 के ऊपर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 पे यहां पे आएंगे, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स हमने निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें बेटा, लेट ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x लेंगे। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन डायमाइन, Ethylene diamine is a neutral ligand, तो नेट चार्ज इज 0, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक क्लोरीन का चार्ज जो है, क्लोराइड का चार्ज है -1, तो 2 का कितना बनेगा -2, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी -2 हियर। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये Cl है -1, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, तो नेट चार्ज इन द कॉम्प्लेक्स जो आएगा दैट्स इक्वल +1। तो जाहिर सी बात है बेटा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इन चार्जेस के सम के बराबर होता है, यानी चार्ज ओवर द कॉम्प्लेक्स जो यहां पे होगा दैट्स इक्वलेंट टू सम ऑफ चार्जेस ऑन द सेंट्रल मेटल आयन प्लस लिगेंड। तो बेटा यहां पे आप लोग देख सकते हो इट्स x - 2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1 + 2 दैट्स इक्वल टू +3। तो नेसेसरली यू मस्ट से दैट फर्स्ट पार्ट का जो आंसर यहां पे बनता है दैट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, अगर आपको यहां पे निकालना होगा तो आप लोग लिख सकते हो इट्स इक्वल टू +3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट। दूसरा पार्ट क्वेश्चन में देखे है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ एट द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको यहां पे बोलनी होगी बेटा। जैसे अभी मैंने बोला, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही मैंने आपको बोला था आपको पहले यहां पे पता होना चाहिए लिगेंड का नेचर क्या है, वो आपको पहले ही पता होना चाहिए बेटा। अब आप मुझे बोले यहां पे इथाइलिन डायमाइन है, ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसकी डेंसिटी 2 है, 2 × 2 हो गया 4 + 2 हो गया 6। तो दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो बन रहा है वो 6 बन रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 की रिक्वायरमेंट है। नेचर ऑफ लिगेंड को देखना होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेफिनेटली यहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी है। तो मुझे बोलो बेटा, यहां पे जब आपके पास D5 का कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे आप लोग बोल सकते हो कि आपके पास आर्गन, यहां पे आयरन का एटॉमिक नंबर 26, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन +3 में है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5d से 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका मतलब हुआ यहां पे d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो सकते हैं। सही बात है बेटा, और अगर D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है आयरन +3 के अंदर, यहां से नेचर ऑफ लिगेंड को देखो बेटा, इथाइलिन डायमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो नेसेसरली यहां पे आप लोग पेयरिंग चालू करोगे, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो इसका मतलब हुआ मुझे यहां पे आर्गन लिखना होगा और उसके साथ D के 3 ऑर्बिटल्स जो है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट है, 4s 4p के 3 ऑर्बिटल्स भी वैकेंट है, तो नेसेसरली बेटा ये ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्सिंग के लिए जाएंगे, तो हाइब्रिडेशन जो होगा दैट विल बी D2sp3। जो आपको क्वेश्चन वाला यहां से पूछ रहा है, पार्ट नंबर 2 में पूछ रहा है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यहां पे क्या होगा, आप लोग बोल सकते हो इट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन
पोजीशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, साथ में ये बोलोगे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स होगा। सही बात है बेटा, ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आपका बनेगा। एंड पार्ट नंबर 3 जो आपका है, दैट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक करने के लिए आपको क्या देखना है बेटा, आपको यहां पे चेक करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। बेटा आपको लग रहा है यहां पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा नेसेसरली पैरामैग्नेटिक भी होगा। और पैरामैग्नेटिक करेक्टर निकालने के लिए म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। यू नो बेटा n का वैल्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इक्वल टू 1d5 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 3 रूट 3 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है बेटा, वो ऑलमोस्ट 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन के बराबर आएगा। दैट्स म्यू एस, इसका इसके बराबर आ सकते हैं। सही है बेटा। नाउ सी हियर पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का जो है, दैट्स नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरे को निकालने हैं। बेटा जब हम ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को निकालने का एक तरीका समझाया था। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को निकालने के लिए पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखें और वहां पे देखें क्या कहीं पे सिमिलर टाइप के लिगेंड्स ट्रांसपोजिशन पे तो नहीं है, रख सकते हैं। और अगर रख सकते हैं तो उनको छोड़ के ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप लोग क्या करते हो, ये आपका आयरन हुआ, ये आपका आयरन के सराउंडिंग में लिगेंड्स होंगे। ट्रांसपेयर यहां पे बनाओ क्लोरीन और क्लोरीन का, फिर इसी क्लोरीन को सिस पोजीशन पे रखो। बाकी जितने भी पोजीशंस है, इथाइलिन डायमाइन की 2 पोजीशंस यहां पे है बेटा। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो रेस्ट रिमेनिंग, इसको छोड़ के जो बच रहा है, ये वाला पार्ट जो आपका यहां पे दिख रहा है बेटा, आप लोग यहां पे बोलोगे इसकी वजह से कोई भी और पोजीशन और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता है, इक्विवेलेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई हुई है। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, सिर्फ यही एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसको हम ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। इसी क्लोरीन और क्लोरीन को सिस पे भी रख सकते हैं। और जब मैं उसको सिस पोजीशन पे रख रहा हूं बेटा, आप लोग यहां पे लिखोगे ये आपका आयरन हुआ, इसको सिस पोजीशन पे अगर रखना चाहोगे तो ये आपका क्लोरीन, यहां से इथाइलिन डायमाइन और यहां से भी इथाइलिन डायमाइन आएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हो ये वाला कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है। बेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो आप लिखोगे 2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वेदर देयर इज एन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और नॉट, आप लोग बोल सकते हो इसका ट्रांस वाला जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, लेकिन जो सिस वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है बेटा, और लास्ट में इसका पार्ट है नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स यहां पे डिस्कस करना है, आप जरा ध्यान से देखो बेटा। कॉम्प्लेक्स क्या था, जरा ध्यान से देखो बेटा, FeEn होल ट्वाइस Cl2Cl, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है और आपको इस कॉम्प्लेक्स का यहां पे नॉमेनक्लेचर बोलना होगा। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था नॉमेनक्लेचर के बेस पे। ठीक है, उस वक्त बेटा मैंने आप लोगों को बोला था सबसे पहले आप चेक करोगे कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अगर कॉम्प्लेक्स हेटेरोलेप्टिक है तो डेफिनेटली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को यहां पे नॉमेनक्लेचर सेट करना है। क्योंकि आपको यहां पे नजर आ रहा है, एक है इथाइलिन डायमाइन, दूसरा है क्लोराइडो। तो अगर क्लोराइडो और इथाइलिन डायमाइन की मैं बात कर रहा हूं, क्लोराइडो और इथाइलिन डायमाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, C, उसके बाद कौन आएगा, E। तो डेफिनेटली पहले मुझे इसका नॉमेनक्लेचर लिखना होगा। सही बात है, तो इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम शुरू करें तो हम लिख सकते हैं इट इज डाइक्लोराइडो। सही बात है बेटा, डाइक्लोराइडो। उसके बाद इथाइलिन डायमाइन का नॉमेनक्लेचर लिखना है। इथाइलिन डायमाइन एक ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर ऑलरेडी प्रीफिक्स फर्स्ट आ रहा है, प्रीफिक्स फर्स्ट ऑलरेडी आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर किसी जगह पे प्रीफिक्स फर्स्ट किसी लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में ही आ रहा है, प्रीफिक्स फर्स्ट मतलब दो बार लिगेंड होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, एटसेट्रा, मैंने आपको बोला था। जब प्रीफिक्स फर्स्ट ऑलरेडी नेम ऑफ लिगेंड के अंदर होगा तब मुझे प्रीफिक्स सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है। और प्रीफिक्स सेकंड क्या होते हैं बेटा, आपको पता है, वही लिगेंड अगर 2 बार प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बिस, 3 बार होगा तो ट्रिस, 4 बार होगा तो टेट्रा किस, 5 बार होगा तो पेंटा किस, हेक्सा किस, हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली बेटा अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स अब आपके पास गिवन है, यहां पे आपने डाइक्लोराइडो लिखा, लेकिन जब आप इथाइलिन डायमाइन की बात कर रहे हो, अगर आप यहां पे लिखते डाई इथाइलिन डायमाइन, मुझे लग रहा है बेटा ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि ये उसका मतलब हुआ डाई इथाइलिन, यानी 2 बार इथाइलिन 2 बार एमाइन, जबकि ऐसी बात नहीं है बेटा, इट इज इथाइलिन डायमाइन जो 2 बार प्रेजेंट है। इसलिए उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों के पास प्रीफिक्स सेकंड आ रहा है और इसको हम नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे बिस, और
उसके बाद जो भी होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इट्स इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, या आप लिख सकते हो इथेन 1,2 डायमाइन। बेटा ये आपका नॉमेनक्लेचर बनेगा। और उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, जो आपको ऑलरेडी पता है कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, तो इसका इंग्लिश नाम आएगा किसका, किसका इंग्लिश नेम आएगा, सेंट्रल मेटल आयन का, तो इट इज आयरन। और उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट जो आपने पहले लिखा दैट इज थर्ड। उसके बाद इस काउंटर आयन का नाम आएगा दैट इज क्लोराइड। बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला पार्ट जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, बेटा इसको हम नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रखना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये वाला पार्ट जो होता है ये, इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर, और इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं इनको हम नाम बोलते हैं काउंटर आयंस। और ये वो आयंस होते हैं विच आर यूज्ड टू बैलेंस द चार्ज और द सेंट्रल मेटल आयन। यानी इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा उसको बैलेंस करने के लिए इनका रोल होता है। और इन आयंस को क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। ये आई थिंक कि आपका जो भी पार्ट यहां पे था इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो उसे पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर, वो जो मैंने बोला +3, फिर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स D2sp3 और शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। आई हैव डिस्कस्ड मैग्नेटिक बिहेवियर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। फोर्थ पार्ट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बोला तो 2, यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर सिस और ट्रांस में से सिर्फ सिस शो करेगा। और यहां पे लास्ट वाला नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो आपने अभी देखा उसका नॉमेनक्लेचर हमने लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है गिव एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। बोर्ड के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। लिंकेज आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व होता है जो बेटा जिनके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे उन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाला आइसोमेरिज्म आपको दिखने को मिलेगा। मींस जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो आपको तभी दिखने को मिलेगा जब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। अब मसला ये है सर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड किनको बोलते हैं, उसके लिए बेटा आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CN-, ये एक लिगेंड है साइनाइडो जिसको बोलते हैं। इट कैन कोऑर्डिनेट वाय द कार्बन बट एट द सेम टाइम इट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन वाय द नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा लिगेंड जिसके अंदर 2 डोनर साइट्स होंगे बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन इट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू 1। यानी यहां पे अगर ये लिंक करता है टू द सेंट्रल मेटल आयन के साथ थ्रू कार्बन, while as in the second case यही साइनाइडो जो है इट कैन लिंक वाय द नाइट्रोजन टू द सेंट्रल मेटल आयन। ऐसे टाइप के लिगेंड को हम नाम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो इसीलिए यहां पे जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है उसके लिए आपको पहली चीज जो याद रखनी है वो यही है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। तो यहां पे जैसे आपको इस वाले केस में आपको एग्जांपल यहां पे बोर्ड पे ऊपर दिख रहा है, इट इज CrH2O5 NCS। ये भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो आपको देखना है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है कि नहीं है। यहां पे ये कोऑर्डिनेट करता है थ्रू नाइट्रोजन बट एट द सेम टाइम इट कैन कोऑर्डिनेट वाया द सल्फर। तो जैसे आप लोग यहां पे देख रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट हो सकता है और सल्फर से भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। जहां ये नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट करेगा उसको हम बेटा नाम बोलेंगे सीधे साइनेटो। जैसे यहां पे आइसोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो इसको बोलते हैं। और जहां पे ये सल्फर से लिंक करता है उसको बेटा हम नाम बोलते हैं थायोसाइनेटो। ठीक है, तो यहां पे थायोसाइनेटो बनेगा, यहां पे आइसोथायोसाइनेटो बनेगा। सही बात है बेटा। तो आप लोगों को ध्यान में यह रखना है कि जब भी लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को देखना है कि वहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के पास जैसे CN नेगेटिव है, NCS SCN नेगेटिव है, ये वाले लिगेंड्स आपके पास है। इसी तरह से NO2 है, ठीक है बेटा, ये लिंक कर सकता है वाय बट एट द सेम टाइम दे कैन लिंक वाया द ऑक्सीजन। ये भी नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन यहां पे देखो लिंक हो रहा है थ्रू द नाइट्रोजन, यहां पे आप लोग बोल सकते हो कि लिंक हो रहा है थ्रू द ऑक्सीजन। इसकी वजह से आपको जो 2 कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे उन्हीं को हम नाम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे आप लोगों को यहां पे स्क्रीन पे आंसर भी नजर आ रहा है, व्हेन मोर देन 1 एटम
इन एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड तो पहले वही लिगेंड हुआ जिसके अंदर एक से ज्यादा डोनर साइट्स अवेलेबल होंगे फॉर कोऑर्डिनेशन, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन ये लिंक करेगा टू द सेंट्रल मेटल आयन through only one donor site. So is linked with central metal ion to form two types of complexes. क्योंकि बेटा जब ये लिंक करता है via the nitrogen और दूसरी बार जब ये लिंक करेगा via the sulfur to the central metal ion, तो आप लोगों को दो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि जब बॉन्डिंग डिफरेंट होगी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे आपको दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये लिंकेज आइसोमर होंगे, और ऐसे फिनोमेना को हम नाम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। गिव एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, अब यहां पे बात हो रही है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको, जैसे आपको अभी मैंने बोला, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करना है, तो उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ता है कि किस टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। सिमिलरली आप लोगों को यहां पे देखना है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है वो किस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, उसके लिए आप लोगों को याद रखना है बेटा, हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने कल वाली एग्जांपल्स में देखा, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन। सिंपल कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वी कैन हैव द कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस, जिनको हम नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पे क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पे क्या है, उसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि जिसके अंदर दोनों पार्ट, मींस हमारा जो पहला पार्ट होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, और दूसरा पार्ट यानी जो कैटाइनिक पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो भी यानी एनाइनिक पार्ट जो होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। जैसे आपके पास CONH3 होल 6 ये वाला है, और उसके साथ उसने दिया है CrCN6। बेटा आप लोग ये ना समझे कि अलग अलग से दो कंपाउंड है, बेटा ये एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, एक कैटाइनिक पार्ट और दूसरा एनाइनिक पार्ट यहां पे आपको अवेलेबल होगा। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे सर सबसे पहले यहां पे डेफिनेटली अगर यहां पे +3 का चार्ज होगा तो यहां पे -3 का होना चाहिए, क्योंकि पहले हम लिखने में भी पहले कैटाइन को लिखते हैं फिर एनाइन वाले पार्ट को लिखते हैं। जरा बेटा ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है उसी को समझ के चलते हैं, फिर जाके एग्जाम्पल खुद ब खुद हम बना सकते हैं। और जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन का आंसर भी देखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, जरा यहां पे ध्यान से सुने बेटा। CONH3 होल 6 CrCN6 ये कॉम्प्लेक्स देखे। पहली बात बेटा आप यहां पे देखो, चेक करो कि इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है वो कोबाल्ट है, और यहां पे जो नजर आ रहा है वो है क्रोमियम। आप देखिए बेटा, अगर आप इन दो कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, जैसे इस कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, तो मैंने जैसे आप लोगों को यहां पे बोला था, आप लोगों को देखना है कि ये कैटाइनिक पार्ट होगा और ये एनाइनिक पार्ट होगा। ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटा, कोबाल्ट जो भी होगा, जहां कहीं पे भी होगा, +3 में यूजुअली ज्यादा स्टेबल होगा, और साइड बाय साइड आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हायर चार्ज का होना जरूरी है, तो कोबाल्ट +3 में ज्यादा स्टेबल है, तो नेसेसरली मुझे पहले इन दोनों सेंट्रल मेटल आयंस की कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करने के बाद मुझे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल लिखना है। तो इसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का होना जरूरी है, तो नेसेसरली इसके ऊपर -3 होगा। और जब हम ये करें बेटा, CN का चार्ज -1, 6 का चार्ज कितना आएगा -6, साइन चेंज करो +6 -3, तो इसका भी +3 चार्ज आएगा, इसका भी +3 चार्ज आएगा। तब जाके बेटा अगर आपको पहली बात नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर पूछो, फिर जाके हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पे आएंगे। होता क्या है बेटा, जरा पहली बात इसका नॉमेनक्लेचर कैसे बनेगा, आप लोग बोल सकते हो इट इज हेक्साएमाइन कोबाल्ट, पहले इसका हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट का उसी के साथ लिखना है, क्योंकि पहले कैटाइन का फिर एनाइन का। अब बात यह है यहां पे कैटाइनिक पार्ट एज वेल एज एनाइनिक पार्ट जो है दोनों कॉम्प्लेक्सेस, ये दोनों पार्ट जो है दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसीलिए बेटा यहां पे कैटाइन फिर उसके बाद एनाइनिक का जब लिखोगे तो इट्स हेक्सासाइनाइडो। यहां पे क्या आएगा बेटा, क्रोमेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, ATE इज द स्पेशल एंडिंग फॉर सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और उनमें हमेशा के लिए जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उसको ATE पीछे से जोड़ देना है।
अब आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है? बेटा ये आइसोमेरिज्म जो होता है इन वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी ऑब्जर्व होगा, ये ऑब्जर्व होगा ड्यू टू, याद रखना बेटा, ड्यू टू partial, due to partial, due to partial और complete exchange of ligands। ये चीज याद रखना, पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स जब भी यहां पे दिखने को मिलेगा ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो जो रिजल्टेंट आइसोमर्स होंगे उन्हीं को हम नाम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे बेटा इस वाली एग्जांपल को मैं यहां पे आपके सामने रख रहा हूं और आप लोग यहां पे कैलकुलेट करोगे कि हम लोगों को कैसे डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स यहां पे दिखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा, यहां पे अगर मैं CN को यहां पे ले रहा हूं, NH3 को यहां पे लेके चले, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो हर सेंट्रल मेटल आयन का फिक्स्ड है, तो इसलिए जो पॉसिबल आइसोमर मेरे लिए होगा वो बनेगा CO NH3 होल 5 CN, और बेटा यहां पे ध्यान रखें ये CN5 और यहां पे NH3 आएगा। लेकिन बेटा जब आपने एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स किया, प्राइमरी वैलेंसी इस कोबाल्टी की +3, यहां पे भी +3 है, तो वो +3 रखने के लिए मेरे को करना क्या है बेटा, यहां पे CN का एक चार्ज -1 अंदर आया तो डेफिनेटली इसका साइन चेंज होगा, तो ये +2 बनेगा, यहां पे -2 आएगा। चार्ज भी चेंज होगा जब आप यहां पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स कर रहे हो। ये पार्शियल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हुआ, आपने एक लिगेंड को चेंज किया। अब बेटा अगर आप लोग दूसरा आइसोमर बनाना चाहोगे, यू कैन गेट लाइक दिस, CO NH3 NH3 5 के बदले अब यहां पे NH3 4 आएगा, यहां पे CN2 आएगा, और उसके बाद बेटा यहां पे CN5 के बदले CN4 आएगा और NH3 होल 2 आएगा। बेटा ये दूसरा पार्ट इसका बन सकता है। अब बेटा यहां पे +1 का चार्ज आएगा, यहां पे बेटा -1 का चार्ज आएगा। सही बात है बेटा। ये कितने आइसोमर्स हो गए बेटा? 1 2 3 ड्यू टू पार्शियल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। फोर्थ वाला मैं यहां पे बना रहा हूं बेटा, आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं फोर्थ वाला यहां पे बनाना चाहूं, ठीक है, ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स करते जाना है, तो मुझे बनेगा CO NH3 होल 3 CN3, और उसके साथ में जो एनायनिक पार्ट बनेगा दैट इज CR CN होल थ्राइस NH3 होल 3, ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको दिखने को मिलेगा। बेटा जब यहां पे -3 का चार्ज आएगा और यहां पे चार्ज साइन चेंज करो +3, तो इसका +3 तभी आएगा जब यहां पे 0 और यहां पे भी चार्ज 0 आएगा। लेकिन बेटा अगर ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तब तो सही है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं कह सकता हूं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट बेटा? क्योंकि इसका कैटायनिक होना, इसका एनायनिक होना जरूरी है। जब मैं दोनों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 कर रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ कि ये अलग कॉम्प्लेक्स और ये अलग कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बेटा इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर कंसीडर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद फर्दर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड अगर आप करोगे, इट इज NH3 होल 2, यहां पे CN4 ऐसा आएगा बेटा, और उसके साथ आएगा CR CN2 NH3 होल 4, ये आपको दिखने को मिलेगा बेटा। आप जरा ध्यान से देखो। अब मुझे बोलो कहां पे कितना चार्ज आएगा? CN के ऊपर -4 का चार्ज, यहां पे -4, अगर मैं यहां पे +1 लिख रहा हूं, यहां तो -1 आना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर +3 आना चाहिए। क्योंकि बेटा जब आप वेरियस आइसोमर्स को बनाओगे, एक चीज का ख्याल रखना, हर किसी आइसोमर में सेंट्रल मेटल आयन का पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट +3 ही आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो पहले वाले में है वही लास्ट तक नजर आना चाहिए। तो मुझे बोलो बेटा अगर आपने यहां पे +1 लिखा, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ये -1 लिखा, तो ये कितना आना चाहिए? +1 का चार्ज आएगा। तब जाके बेटा यहां पे CN के ऊपर -1 का चार्ज, 2 का -2, साइन चेंज करो +2 +1, तो वो +3 बनेगा, और यहां पे भी वो +3 ही बनेगा। सही बात है बेटा। अब नेक्स्ट अगर आप बनाना चाहोगे, इट इज CR CO NH3 CN5, और उसके बाद बेटा आप लोगों को यहां पे लिखना होगा CR CN NH3 होल 5, ये वाला आपको दिखने को मिलेगा बेटा। सही है। अब -1 आपने लिखा, तो यहां पे -2 आएगा और यहां पे +2 आएगा। सही बात है बेटा। और लास्ट यहां पे आपको बन सकता है CO CN5, जो आपको स्क्रीन CO CN6, और यहां पे CR CN0 आएगा, यहां पे NH3 आएगा बेटा, यहां पे आपको NH3 नजर आएगा, NH3 वो भी 6 टाइम्स। अब बेटा यहां पे ये +3 और ये -3, और अगर आप बोर्ड पे देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, उसने जो एग्जांपल आपको दी है बेटा, उसने लिखा है सीधे CO NH3 होल 6, ये वाला और ये वाला, आपस में उनका रिलेशन क्या है? देखो बेटा मैंने इस तरीके से आपको ये क्यों सिखाया, देखो बेटा आप भी यहां पे देख सकते हो, इट इज CR NH3 होल 6 3 + CO CN6
-3, तो दैट मीन्स ये और ये जो आपस में बन रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। लेकिन बेटा अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, राइट ऑल द पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स फॉर CONH3 होल 6 CrCN6, तो आपको बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पे बेटा आपको यही सिर्फ 2 आइसोमर्स नहीं होंगे, यहां पे 6 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे जिनको आपको यहां पे बनाना जरूरी होगा। बेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया था गिव एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लेकिन मैंने डिटेल में बोला कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होता क्या है। आप लोग ये याद रखें, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म उन कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखने को मिलता है जहां पे जो कॉम्प्लेक्स होंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, मींस जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स कैटायन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, और ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होगा, तो उसकी वजह से ये आइसोमर आपको दिखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने यही एग्जांपल आपके सामने रखी और पॉसिबल आइसोमर्स को लिखा, दैट्स इक्वल टू 6, और उन 6 में उसने पहला और लास्ट वाला आपके सामने रखा। यहां पे कोबाल्ट का +3 ऑक्सीजन स्टेट, क्रोमियम का +3 ऑक्सीजन स्टेट, यहां पे भी क्रोमियम का +3 और यहां पे कोबाल्ट का +3। देखो बेटा अगर हम सिर्फ ये और ये लिखेंगे तो मुझे इंस्टेड ऑफ पार्शियल एक्सचेंज और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स के बदले लग रहा है कि यहां पे क्रोमियम शायद एक्सचेंज हुआ है। क्रोमियम यहां पे देखो बेटा, यहां कोबाल्ट था, यहां क्रोमियम आया, NH3 वही था जो आपको लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इट अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, चाहे पार्शियल हो चाहे कंप्लीट हो। अगर कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड करोगे तो जाहिर सी बात है ये और ये ही दिखने को मिलेगा। सही बात है बेटा।